दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारा ये नया एपिसोड काफ़ी दिनों के अंतराल के बाद आ रहा है, तो मेरी आपसे फिर से एक बार विनती है, इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये एक राष्ट्रवादी चैनल है और सनातनी चैनल है, राष्ट्रवादी और सनातनी चैनल है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे फिर से उतना ही प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, आज एक लोकतंत्र की काफ़ी सुखद तस्वीर संसद में देखने को मिली। आज हम दो विषयों पे बात करेंगे। तो पहला विषय, संसद में लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। और आज लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना था। दोनों पक्ष विपक्ष दोनों अड़ गए कि नहीं, चुनाव होगा ही, लेकिन खैर श्रीमान ओम बिरला जी का चयन ध्वनि मत से पारित हो गया और चुनाव की नौबत नहीं आई, क्योंकि संख्या बल पक्ष के पक्ष में है और विपक्ष अपनी हार स्वीकार करते हुए इस पे मतदान के लिए जोर नहीं दिया और ये ध्वनि मत से पारित हो गया। और जब इस चीज़ का ऐलान हुआ कि ओम बिरला जी संसद के अध्यक्ष चुने गए, लोकसभा अध्यक्ष का उनका चुनाव हो गया, इस बात का ऐलान किया गया, तो मोदी जी गए उनको उनके आसन तक उनको लेके आने के लिए, और साथ में राहुल गांधी को भी उन्होंने बुलाया। राहुल गांधी जी भी गए और दोनों फिर उनको लोकसभा अध्यक्ष के आसन तक ओम बिरला जी को लेके आए। और इसमें 3 व्यक्ति साथ में थे। ओम बिरला जी तो थे ही, उसके अलावा मोदी जी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी विपक्ष के नेता और किरण रिजिजू जो कि संसद में अपना पक्ष का काम वगैरह देखेंगे। तो ये काफ़ी सुखद तस्वीर थी। ये 3 व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष को उनके आसन तक ले गए और आसन में उनको विराजा गया और वो अपना पदभार उन्होंने ग्रहण किया। तो ये काफ़ी सुंदर तस्वीर, लोकतंत्र की काफ़ी सुंदर तस्वीर संसद में देखने को आज मिली काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों में जो कड़वाहट पिछले दिनों चुनाव के बाद भर गई थी, आज वो कड़वाहट कुछ कम होती दिखी। तो ये दोनों के लिए, देश के लिए भी अच्छी खबर है। और राहुल गांधी को सद्बुद्धि आई कि उन्होंने मतदान के लिए प्रेशराइज नहीं किया संसद में। और राहुल गांधी आज अपने पूरे नए लुक में आए थे। उन्होंने क्लीन शेव किया था और कुर्ता पजामा पहना था। उनका ये रूप काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिला, क्योंकि वो अक्सर वाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट में रहते हैं। तो ये रूप भी काफ़ी चौंकाने वाला रूप था उनका। और जैसे अमूल बेबी बच्चा होता है, अमूल बेबी जिसको कहते हैं, उस तरह का रूप था। काफ़ी भोले वाले लग रहे थे वो। खैर, और ये दृश्य आने वाले काफ़ी दिनों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि एक संसद के लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ध्वनि मत से ओम बिरला के पक्ष में सुना दिया गया। तो ये काफ़ी अच्छी तस्वीर, और आने वाले इससे लगता है कि भारत में लोकतंत्र कितना मजबूत है और ये दूसरे देशों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। ये जो दृश्य था, ये दूसरे देशों के लिए एक मिसाल कायम, मतलब वो एग्जाम्पल दे सकते हैं सदियों की, ये दृश्य याद रखा जाएगा। खैर, ये बात ख़त्म हुई। हमारा जो दूसरा मुद्दा है वो है असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। कल उन्होंने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, और शपथ लेने के बाद उन्होंने जिस तरह जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, तो जय फिलिस्तीन का नारा लगाने का उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्या है ना, खुराफाती, ये जो कौम है काफ़ी खुराफाती कौम है, तो इनको हमेशा खुराफात ही करना है और ये चाहते हैं खुराफात करके हम बच निकले और दूसरे को दिखाए, देख मैं बोल के आ गया।
देख, मैं संसद में बाबरी मस्जिद के बारे में बोल दिया, अरे देखा, मैं जय फिलिस्तीन बोल दिया वहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है कि इस पे असदुद्दीन ओवैसी पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसे मेरा तो कहना है इसे सस्पेंड कर देना चाहिए। ये 18वीं लोकसभा से उसे सस्पेंड कर देना चाहिए और हैदराबाद में फिर से चुनाव कराना चाहिए और इसे फिर से चुनाव के काबिल ही नहीं समझना चाहिए, चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। इस तरह के कड़े कदम उठाए जाएंगे तब जाके संसद में इस तरह के देश विरोधी नारे नहीं लगेंगे। अरे भाई, तुम तो हिंदुस्तान में रहते हो, फिलिस्तीन से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर फिलिस्तीन से तुम्हें इतना ही प्यार है तो यहाँ की प्रॉपर्टी वगैरह बेचो, पैसा इकट्ठा करो। काफ़ी प्रॉपर्टी है, सुना है तुम्हारे पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, कई मेडिकल कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो सारे प्रॉपर्टी बेचो, पैसा इकट्ठा करो, अपनी फैमिली को उठाओ, चले जाओ गाजा में। वहाँ लोग मर रहे हैं, इजराइल उनको ठोक रहा है, अच्छी तरह से ठोक रहा है, तो वहाँ पे चले जाओ, वहाँ इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ो तुम अपना। भारत में इसके बारे में बोलने का क्या मतलब है? तो ये एक अजीब सी कौम है, ये कौम ही अजीब है, ये कौम हरामखोर वाली कौम है। ये जहाँ भी जाते हैं उस देश के प्रति वफादार नहीं रहते हैं, उस देश से उनको गद्दारी करना ही है। आज पूरा यूरोप इनसे त्रस्त है, पूरा यूरोप त्रस्त है, इनको निकालने का सोच रहा है। तो भारत को भी इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि ये समस्या विकराल रूप लेने वाली है। ये असदुद्दीन ओवैसी अकेला नहीं है, इस तरह काफ़ी लोग हैं, इस तरह के मानसिकता वाले काफ़ी लोग हिंदुस्तान में हैं। तो भारत को इसके बारे में सोचना होगा। और मेरी तो मोदी जी से गुजारिश है, ये 18वां कार्यकाल, संसद का 18वां कार्यकाल चालू हो गया है और इसमें वो जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर लाएं, जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर लाएं। और 2 बच्चों से जिसका ज़्यादा है उनका वोटिंग राइट भी नहीं देना है उनको। प्लस जो सरकार के तरफ से जो सुविधाएं दी जाती है उनसे भी उनको वंचित करना है। ना चुनाव लड़ सकते हैं, सरकारी नौकरी तो मिलना ही नहीं है। इस तरह के कड़े कानूनी प्रावधान लगाए जाए तभी देश बचेगा, नहीं तो ये देश को पाकिस्तान बनाने में ये देर नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान का जो हालत है उसके लिए दोषी कौन है? यही कौम है, इसके अलावा कोई दूसरा कौम नहीं है। ये इन्होंने अपने लिए मांगा कि हम लोग हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और कुछ लोग चले गए, माने वहाँ पे ही हरामखोरी है। इन्होंने वोट दिया कि हमें पाकिस्तान चाहिए, लेकिन यहाँ से लोग गए नहीं। और उस समय के हमारे जो नेता थे उन्होंने भी उनको फोर्स नहीं किया जाने को। उस समय सारे भेज दिए रहते, सारे को भेज दिया रहता। आज हमारा देश अमेरिका को टक्कर दिया रहता, लेकिन सारे गए नहीं। मोर देन 50% यहीं पे रह गए और इस देश के तरक्की में बाधा बने हुए हैं। तुम रहते हो हिंदुस्तान में, खाते हो हिंदुस्तान के, नारा लगाते हो फिलिस्तीन का। फिलिस्तीन ठीक है, भारत से फिलिस्तीन के संबंध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिलिस्तीन का नारा लगा दोगे। भारत का तो अमेरिका से भी संबंध है, भारत का जापान से भी संबंध है। तो जय जापान तुमने क्यों नहीं कहा? जय अमेरिका क्यों नहीं कहा? जय फिलिस्तीन क्यों कहा? तो इनकी जो मानसिकता है, भारत को एज ए कंट्री इसको सोचना पड़ेगा कि इस मानसिकता को कैसे ख़त्म किया जाए, या अगर ये मानसिकता ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो इस तरह के लोगों से कैसे दूरी बनाई जाए, तभी देश का भलाई है। आज ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, उनको एक अफ्रीका में एक देश खोजना पड़ता है, रवांडा, और वो जो इलीगल शरणार्थी ब्रिटेन में बसे हैं सबको जहाज भर के रवांडा भेजने वाले हैं। तो ये ऋषि सुनक को क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगर ये लोग यहाँ पे रहेंगे तो ये ब्रिटेन के लिए खतरा है। आने वाले दिनों में ब्रिटेन के लिए काफ़ी बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो इस तरह का नीति अगर यहाँ के लोग मानसिकता नहीं बदलते हैं तो ये नीति भारत को भी अपनाना पड़ेगा कुछ दिनों के बाद में। और मोदी जी से फिर से गुजारिश है, वो जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर लाए और काफ़ी जल्द लाए, नहीं तो देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है।
तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। हमारा अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा और हमारे एपिसोड को, हमारे जो भी एनालिसिस आता है इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा ये सनातनी चैनल है, राष्ट्रवादी चैनल है, और इस तरह के न्यूज़ वगैरह जो कि भारत के पक्ष में हो, जो भारत के खिलाफ भी हो, उस तरह के न्यूज़ हम लेके आते रहेंगे, जिसकी इस तरह की न्यूज़ की मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा नहीं होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया में वैसे ही इस तरह के हरामखोरी किया है। कितने चैनल ने इस बारे में बात की है? सिर्फ एक चैनल बात किया, रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी वाला चैनल। इसके अलावा किसी ने इस बारे में बात ही नहीं की, जबकि ये पूरी तरह से देश के प्रति गद्दारी का एक है। संसद में तुम चिल्ला रहे हो जय फिलिस्तीन, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जाओ ना यहाँ से, भागो ना यहाँ से यार। तो ये एक एज ए सनातनी, एज ए देश प्रेमी, एज ए हिंदुस्तानी, ये दिल की भड़ास निकलती है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, और इस चैनल को आप अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।